नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आप लोगों ने इतना प्यार, इतना उसको अच्छे से सराहा है, जिस कारण मेरी भी आपके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहे। ये बेसिकली क्या है, वीकली करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं। हफ्ते की 40 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नोत्तर माध्यम से देखते हैं और ये कक्षा मैं आपको बता रहा हूं आपकी सिविल सर्विसेज की प्रत्येक, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से उपयोगी है। तो आप इसका बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए। जिस दिन क्लास पब्लिश होती है उससे 12 से 15 घंटे के भीतर इसका पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो बेसिकली 22 से 28 अप्रैल तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनका कॉम्बिनेशन है, उनका कॉम्बो है। तो प्रश्नों के माध्यम से चीजों को समझते चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही वैश्विक सैन्य व्यय ट्रेंड रिपोर्ट 2023 है ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली देशों में तुलना करती है कि कौन देश कितना पैसा खर्चा कर रहा है, किस पे, अपनी सेना पे। तो कौन इसको जारी कर रहा है, इस रिपोर्ट को जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सिप्री। याद रखना, यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, फिर पूछा जा सकता है क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत चर्चा में रहती है। सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री क्या जारी करता है, किसका सैन्य ट्रेंड, व्यय ट्रेंड कैसा है, किसके पास ज्यादा ताकतवर सेना है, यह सारी रिपोर्ट सिप्री जारी करता है। और कहां, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका नाम है सिप्री। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है। देखो, ऐसे स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस से भी रॉन्ग कर सकते हो। अगर भारत सबसे ज्यादा व्यय करने वाला देश बन जाता तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता कि भारत सबसे ज्यादा व्यय कर रहा है और हमारी सेना विश्व में चौथे नंबर की इंपॉर्टेंट सेना है। हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी भी सेना यूएस इत्यादि इत्यादि, चाइना वगैरह के पास है। तो सबसे बड़ा व्यय वाला तो नहीं बन सकता, कॉमन सेंस से। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है फिर भी फोर्थ नंबर है बेसिकली। वैसे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सही कथन पूछा है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसमें सही आंसर होगा। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूएसए, चीन, रशिया के बाद भारत चौथा देश है पैसा फूकने वाला सेना पे। 2023 में सिप्री के अनुसार भारत का सैन्य खर्च कितना है, इतना 83.6 बिलियन डॉलर है। सिप्री के अनुसार 2023 में कुल वैश्विक व्यय सैन्य व्यय का 6.8 से बढ़कर 2443 बिलियन डॉलर हो गया है। यह 2009 के बाद से वैश्विक सैन्य व्यय में सबसे अधिक वार्षिक प्रतिशत वृद्धि है। मतलब 2009 के बाद से सबसे ज्यादा पैसा सेना पे खर्च हुआ है 2023 में। वैश्विक शांति और सुरक्षा में गिरावट के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में सैन्य खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि वैश्विक अशांति का दौर चल रहा है और जब वैश्विक अशांति का दौर चल रहा है, विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से युद्धरत हैं, तो फिर सैन्य व्यय तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल सिप्री क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है। 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित हुआ है और मुख्यालय इसका कहां है, स्टॉकहोम या स्वीडन में। तो स्टॉकहोम उसके नाम में ही है, सिप्री। चलिए अगला इंपॉर्टेंट वो देखते हैं क्या है घटना। सोडियम आयन बैटरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम आयन बैटरी की जगह वैज्ञानिक सोडियम आयन बैटरी पर काम कर रहे हैं। लिथियम बेसिकली बहुत रेयर मटेरियल है, उसकी उपलब्धता सोडियम की अपेक्षा बहुत कम है, या ये कहें कि सोडियम की उपलब्धता लिथियम की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही बात सही होंगी। यह लिथियम आयन बैटरी से धीरे चार्ज होती है, नहीं फास्ट चार्ज होगी लिथियम आयन बैटरी से, तभी तो इसको जो है
है थोड़ा सा और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यह अधिकतम तापमान रेंज में भी काम करता है। यह पॉजिटिव बात है कि लिथियम से ज्यादा टेंपरेचर पर भी काम कर लेगा। ठीक है, लिथियम आयन की तुलना की बैटरी में इसकी उपयोग अवधि कम है, इसको थोड़ा मतलब इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम है, बाकी सब चीज इसमें पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है मतलब 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये इसका पूरा दिया है। सोडियम आयन बैटरी, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक उच्च ऊर्जा उच्च शक्ति हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जो सेकंडों में चार्ज हो सकती है। कैन यू इमेजिन, जल्दी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सोडियम के लिथियम की तुलना में 500 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है। इसे लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ऊर्जा के किफायती तौर पर देखा जा रहा है, ज्यादा तापमान रेंज में भी काम कर सकती है। कमी क्या है इसकी, दिक्कत क्या है, केवल एक दिक्कत, इसका उपयोग अवधि कम है। जैसे लिथियम आयन बैटरी मान लो 5 घंटा चल रही है तो ये 2-3 घंटा ही चलेगी, उपयोग अवधि इसकी कम है, लेकिन फिर चार्ज भी तो सेकंडों में हो रही है। कुल मिलाकर बात वही होगी। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शेंगेन क्षेत्र का संबंध किससे है। शेंगेन क्षेत्र बेसिकली क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेवल एरिया, प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह, दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोस्फीयर क्षेत्र। तो ये कुल यूरोपियन कंट्री का दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेवल एरिया है शेंगेन क्षेत्र। ये देख लो आप, ये प्रॉपर शेंगेन क्षेत्र का मैप है ना। जो ब्लू ब्लू कलर वाले हैं वो प्रॉपर शेंगेन क्षेत्र का मैप है। देखो क्या है, अब देखो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। शेंगेन क्षेत्र, अब तुम सोचोगे अच्छा शेंगेन है, सेम्पेन है, फिर वहां पे तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलेंगी, आंसर हो जाएगा गलत। माता जय माता दी करके BABCD लगाओगे, ऐसे नहीं लगाना, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। यूरोपीय संघ ने चर्चा में क्यों है, यूरोपीय संघ ने भारतीय यात्रियों के लिए नए वीजा नियम अपनाए हैं। नियमों के तहत भारतीय यात्रियों को लंबी वैधता के साथ मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा दिया गया है। मतलब ज्यादा समय के लिए, मतलब भारतीय वीजा की मजबूती और बड़ी है। ठीक है, चलिए शेंगेन क्षेत्र क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रैवल एरिया है, आराम से मूव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात, 27 देश शामिल हैं। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी आपसी सीमाओं पर पासपोर्ट व अन्य प्रकार की सीमा नियंत्रण को समाप्त कर रखा है। छोटू छोटू से देश हैं, बार बार सीमा पर नियंत्रण करेंगे, आवाजाही हो ही नहीं पाएगी, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है। शेंगेन एग्रीमेंट कब हुआ है, 1985 में एक अंतर सरकारी परियोजना के रूप में संपन्न हुआ है। तो आपको शेंगेन क्षेत्र पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। किस क्षेत्र को दिया है, यह दिया है आपका रत्न और आभूषण क्षेत्र। AEO दर्जा बेसिकली क्या होता है आप समझ लीजिए, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। हाल ही में केंद्र सरकार ने आभूषण और रत्न को दर्जा दिया है। AEO प्रोग्राम बेसिकली है क्या, यह आपको पता होना चाहिए। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO सेफ फ्रेमवर्क के तहत तत्वाधान में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन की सुरक्षा बढ़ाना और वैध वस्तुएं, जो वस्तुएं ओके हैं उनको कम चेकिंग वेकिंग के द्वारा उनकी आवाजाही सुनिश्चित करना है, उनमें दिक्कत ना हो। AEO स्थिति वाली इकाई को सुरक्षित व्यापार और विश्वसनीय व्यापार भागीदार माना जाता है। मतलब जिसको AEO दर्जा मिल गया कि भाई ये चीज सेफ होगी। AEO स्थिति के लाभ में त्वरित निकासी समय, मतलब जल्दी उन चीजों की डिलीवरी होती है, कम परीक्षाएं, बहुत ज्यादा परीक्षण नहीं होता। AEO एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। AEO प्रोग्राम को 2011 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, बाद में इसको जो है इंप्लीमेंटेशन कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के इच्छुक, यूनिवर्सल बैंक मतलब जो जैसे आपका SBI है, जैसे आपका PNB है, यूनिवर्सल बैंक है, सारी सुविधाएं ये बैंक दे रहे हैं आपको, ठीक है, के इच्छुक लघु वित्त बैंक SFB के लिए मानदंड निर्धारित किए। इन मानदंडों में से निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। SFB आपको समझ में आना चाहिए। देखो RBI के पास 2 तरीके के बैंक हैं, एक है अनुसूचित बैंक, एक है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक मतलब जो RBI एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, प्राय सारे बैंक इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर अनुसूचित बैंकों को हम कई सब कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक में भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट PSU। तो सार्वजनिक बैंक जैसे जो आपके नॉर्मल बैंक है, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब आपके सार्वजनिक बैंक है। इसके सिवा एक होते हैं
लघु वित्त बैंक जो ये आपने दिए हैं, लघु वित्त बैंक, तो लघु वित्त बैंक सार्वजनिक बैंक में मतलब कन्वर्टेबल के लिए आरबीआई ने नए मानक किए हैं। इसके सिवा एक होते हैं पेमेंट बैंक, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इस तरीके के पेमेंट बैंक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का 3-4 प्रकार का कैटेगराइजेशन आरबीआई ने कर रखा है बैंकिंग सिस्टम का। तो ये एसएफजी क्या होते हैं, लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, सरकार कुछ लोगों को जिनके पास एक मानक निर्धारित है कि इतना इतना एक्सपीरियंस हो, इतनी पूंजी हो, तो आपको हम लघु वित्त बैंक बना देंगे। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक, है ना, जो है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, आपने ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे, कई कई इनके एटीएम भी लगे देखे होंगे। ये सब लघु वित्त बैंक है। इनको बेसिकली ग्रामीण एरिया में खोला जाता है। लोन देने का भी इनका जो सिस्टम होता है, उनको माना जाता है कि भैया आप लोग कृषि क्षेत्र में दोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये सारी इसमें कंडीशंस हैं। अब लघु वित्त बैंक आरबीआई कह रहा है कि आप पूर्णकालिक बैंक बन सकते हो, लेकिन क्या क्या मानक है उसके लिए देखो। एसएफबी को न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य बनाए रखना होगा। हाँ, आपकी पूंजी कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सकल एनपीए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसकी बात चल रही है 3% एनपीओ हो पिछले 2 वर्षों में, और टोटल एनपीए 1% से ज्यादा ना हो। ये इसका मानक है। यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए एसएफबी के मानदंडों में न्यूनतम 5 साल का संतोषजनक प्रदर्शन भी होना चाहिए। नहीं कल आप वो बने, आज आपको कहते हैं कि अच्छा मम्मी आज नया कुर्ता पहनूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा नया कुर्ता, बेटा 5 साल तक पहले कपड़े पहन, अच्छे से रख, तब नया कुर्ता पहनाऊंगी। मतलब 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इंग्लिश वाले इसको यहां देख लेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल था तो हिंदी इंग्लिश एक ही स्लाइड पे आना संभव नहीं था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये बैंक का क्लासिफिकेशन दिया है। कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एसएफबी लघु वित्त बैंक होते हैं, फिर एक पेमेंट बैंक होते हैं जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, इस तरीके के, और एक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, आपने देखे होंगे। ये बेसिकली 4 प्रकार का अनुसूचित बैंक जो है उनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हाल ही में आरबीआई ने इनका लाइसेंस में विस्तार करने की बात की है। क्या क्या होना चाहिए, इनका 5 साल का न्यूनतम 5 साल का संतोषजनक प्रदर्शन होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज शेयरों में सूचीबद्ध भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए एसएफबी को न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का मूल्य बनाना होगा, है ना, 1000 करोड़ का। पिछले 2 सालों का सकल एनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल एनपीए 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसी एसेट जो आपकी वापस नहीं आ रही, लोन के रूप में चली गई या इत्यादि इत्यादि। आरबीआई द्वारा ऑन टैप लाइसेंसिंग ढांचे को अपनाने के पात्र संस्थाओं को पूरे वर्ष बैंकिंग लाइसेंस का आवेदन करने की अनुमति मिल गई है, जिससे और ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र बढ़ेगा। अब आने वाले टाइम में आप देखोगे कुछ बैंक और विस्तारित बैंक के फॉर्मेट में आएंगे। अगली घटना देखते हैं। खबरों में रहे भारतीय प्रतिभावान डी गुकेश या डोम्मा राजू गुकेश किससे संबंधित है, तो डी गुकेश है आपके शतरंज से संबंधित। इन्होंने अभी विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है एफसीआईडी, है ना, एफआईडीई, सॉरी फाइड, एफआईडीई फाइड कैंडिडेट्स में ये थे डी गुकेश, डोम्मा राजू गुकेश। शतरंज के बेसिकली खिलाड़ी हैं। डोम्मा राजू गुकेश ने फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। क्यों? क्योंकि अब तक सिर्फ एक भारतीय था जिसने ये इतिहास रचा था। वो कौन था? विश्वनाथ आनंद शतरंज के चैंपियन थे। वह विश्व शतरंज के इतिहास चैंपियन में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना ही नहीं, गुकेश यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले पहले किशोर भी है। क्यों? 17 साल का है भाई, है ना, 17 साल का है, झुकेगा नहीं अपन, वो वाला सिस्टम हो गया। कैंडिडेट टूर्नामेंट्स में गुकेश ने शानदार जीत के कारण प्रभावशाली स्कोर बनाया। इस जीत के साथ महान विश्वनाथन आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले द्वितीय भारतीय बन गए हैं, और इस साल के अंत तक विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। वर्ल्ड जो है अगर जीत लेंगे तो पहले भारतीय ये हो जाएंगे। तो इसको याद रखोगे, डी गुकेश, डोम्मा राजू गुकेश चर्चा में है। प्रोफेसर केवी राव के नेतृत्व में हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा किस राज्य में 3 नए पुरातत्विक स्थल खोजे गए? दैट इज तेलंगाना या कर्नाटक। एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं, तेलंगाना। हाल ही में प्रोफेसर केवी राव के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है ना।
इस साइट की खोज हैदराबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर केवी राव और आंध्र प्रदेश के योगी बेमन्ना विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा मिलकर की गई है। ठीक है, इस अद्वितीय लौह युग का महापाषाण स्थल जिसमें 200 से अधिक स्मारक है, बेसिकली ये खोजा है जिसको डोमेनाइट साइट्स कह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 महापाषाणिक स्थल कहां खोजे गए हैं हाल ही में, तेलंगाना में खोजे गए, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टीम ने रॉक कट ये की है और ये स्थल मध्य पाषाण काल के माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा सकता है कि ये स्थल मध्य पाषाण काल के हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खबरों में रही नीलगिरी तहर, ये काफी चर्चा में रहता है नीलगिरी तहर, है ना। आज जिस हिसाब से, हम फिर कह रहा हूं, जिस हिसाब से यूपी पीसीएस यूपीएससी वाले ट्रेंड को कॉपी कर रहा है, तो चर्चा में रहने वाली प्रजातियां अब तक नहीं पूछी जा रही हैं, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो नीलगिरी तहर को देख लेते हैं। केरल का राज्य पशु नहीं है, ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह केवल भारत के पश्चिमी घाट में मिलता है। हालांकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन नीलगिरी तहर मिलता ही पश्चिमी घाट में है। मतलब ये रहा आपका प्यारा भारत, तो पश्चिमी घाट, यहां केवल नीलगिरी तहर मिलेगा। नाम भी इसका इसलिए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी आपको पश्चिमी घाट में ही मानी जाती है, तो ये सही हो जाएगा। वर्तमान में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा इसको एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। लुप्त प्राय प्रजाति क्या होती है? जिस पर खतरा सबसे ज्यादा है, लुप्त होने की कगार पे। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये दिया है करंटली यूनिक कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कौन सी लिस्ट में? करंटली लिस्टेड इन एंडेंजर्ड में, इसको जो है एंडेंजर्ड में जो है इसको लुप्त प्राय में जो है रखा है IUCN ने। तो सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ये है आपका नीलगिरी तहर, देख रहे हो एकदम स्मार्ट सा, ओहो लुकिंग कूल टाइप वाला फोटो है। ऐसे स्मार्ट फोटो मेरे नहीं आते कभी, ऐसे में खड़े होकर खिंचाऊंगा तो नीलगिरी तहर की तरह मेरा स्मार्ट फोटो नहीं आएगा। आपके भी नहीं आते होंगे, भोंदुआ जैसे फोटो आते हैं हमारे। तो चलो, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना है। यह सर्वेक्षण ये मिलकर करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीलगिरी तहर के बारे में यह IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। नीलगिरी तहर एक स्थानिक प्रजाति है जिसे लुप्त प्राय की सूची में, अब देखो लुप्त प्राय याद रखना, एंडेंजर्ड याद रखना नीलगिरी तहर के लिए। नीलगिरी तहर केवल भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। सेकंड रिमाइंडेबल पॉइंट ये है, वर्तमान में प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत लुप्त प्राय प्रजाति में रखा है। देखो ये इस तरीके से जो है वो डालते हैं, इनका जो IUCN घोषित करती है इस तरीके से, नॉट इवेल्युएटेड, मतलब जो अब चीटी है, बाकी कोई संख्या ही नहीं गिनी गई होगी, अरे होगी जितनी होगी, तो नॉट इवेल्युएटेड उसको नहीं। डाटा डिफिशिएंट, जिसका डाटा बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। लीस्ट कंसर्न, मतलब जिनके कोई चिंता के विषय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन है। नियर थ्रेटेंट, जिनको खतरा है, निकट भविष्य में जिनको खतरा हो सकता है, नियर थ्रेटेंट। वर्नरेबल, जिन पर दिक्कत है, अब इनको जो है अब इनका संरक्षण शुरू कर देना चाहिए। एंडेंजर्ड मतलब लुप्त प्राय, है ना, जो अभी पीछे देख रहे थे एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, ये लुप्त प्राय है, इनका बिल्कुल एकदम संरक्षण, सरकार एकदम सतर्क हो जाओ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और लास्ट होता है कोलैप्स। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क के हिसाब से नीचे से ऊपर जाते जाते रिस्क बढ़ता जाता है। IUCN इस प्रकार से ये जारी करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य स्वच्छ बिजली के संक्रमण में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरे हैं? तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें गुजरात और कर्नाटक कहा जा रहा है कि वो भारत के अग्रणी राज्य हैं स्वच्छ ऊर्जा का जो है उत्पादन और उपभोग करने में, स्वच्छ ऊर्जा का वो करने में। ठीक है, तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स। कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। एनालिसिस और चैम्बर की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली के संक्रमण में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरे हैं। कर्नाटक और गुजरात नवीकरणीय स्रोतों से एकीकृत करने में, अपने बिजली क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजिंग करने में उत्कृष्टता प्रदान कर रहे हैं, मतलब जितना कार्बन में उनको रिड्यूस कर रहे हैं उतना किसी भी तरीके से प्राप्त भी कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं बढ़ाने, वितरण कंपनियों को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे यह सब हो सके। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में राष्ट्रीय प्रगति सकारात्मक है, राज्य स्तर पर असमानताएं मौजूद हैं। टोटल हम बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना, यह हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। चलिए
अगली घटना देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे UNFCCC प्रौद्योगिकी तंत्र के कार्यान्वयन शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। CTCN पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क है, मतलब जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो आपकी जलवायु है उसमें नए नए इनोवेशन लाएगा। तीसरा सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। CTCN पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और विकास हस्तांतरण सुविधा प्रदान कर रहा है। भाई जलवायु की प्रौद्योगिकी केंद्र है तो जलवायु पर्यावरण के अनुकूल ही देगा। नहीं पता फिर भी कॉमन सेंस से सही कर रहा हूं, तीसरा सही हो गया। तीसरा सही तो ये गया, मतलब या तो 2 और 3 होंगे या सभी सही होंगे, है ना। इसे UNFCCC प्रौद्योगिकी तंत्र के कार्यान्वयन शाखा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। 2 ही बच रहे, मतलब दूसरा तो सही हो गई होगा। पहला मुझे देख लेना है कि CTCN अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट, CTCN अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देख लो, CTCN UN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर नेटवर्क, सेंटर एंड नेटवर्क, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। UN एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको बनाया गया है। देख लो, 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 2014 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना, CTCN है ना, 2014 में इसकी स्थापना की गई है। अभी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है इसलिए चर्चा में है, वार्षिक रूप से चर्चा में नहीं रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, अब ये करंट आपका करंट नहीं रहेगा तो इसलिए, लेकिन आपको एक बेसिक संगठन है, आपको एनवायरमेंट में भी अलग से पूछ सकता है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न, आप प्रश्नों की प्रकृति खुद देख रहे होंगे। मैं लुल्लू पुल्लू वाले सवाल नहीं कराता हूं, बताओ फलानी चीज कब हुई, इतने से इतने तक, फलानी चीज कहां पे हुई, यहां पे हुई, ऐसे सवाल नहीं है। आपको एक लेवल के सवाल मिल रहे हैं, बढ़िया सवाल मिल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है इस कक्षा को अपने अन्य साथियों के साथ साझा करने की, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट तो करके जाया करो ना, खराब भी कर सकते हो, आपको कुछ खराब लग रहा है तो कर सकते हो। ये कक्षा बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत समय लगता है, तो इतना समय अगर आपको मैं दे रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छा सा, या जो भी आपको उचित लगता हो वैसा कमेंट करके जाने की, इस वीडियो को अन्य ग्रुप्स में अपने दोस्तों के मध्य साझा करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करते होंगे। चलिए आते हैं, मुख्यालय इसका कहां है? कोपेनहेगन में मुख्यालय CTCN का। CTCN पर्यावरण के अनुकूल काम कर रहा है, विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, जलवायु विकास को बढ़ावा देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। देखो, क्या ICC ने, हो सकता है पेपर में टप के एग्जामिनर के दिमाग की घंटी बजे, वो आपके दिमाग की घंटी बजा दे। ICC ने हाल ही में पुरुष T20 विश्व कप होना है ना, 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? भाई किसी क्रिकेटर को नहीं बनाया, उसेन बोल्ट भाई को बनाया। आपको तो पता है ना, उसेन बोल्ट ऐसे करके वाला फोटो उनका बड़ा वायरल है। 3 ओलंपिक इस व्यक्ति ने लगातार स्वर्ण पदक जीता था। मतलब उसेन बोल्ट, मतलब भागने वाले के नाम दिमाग पे होता था, बोले उसेन बोल्ट की तरह भागूंगा, ठीक है। तो उसेन बोल्ट साहब को बनाया, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो, ये तस्वीर इनकी बड़ी वायरल रही थी, उसेन बोल्ट की। देखते हैं, जमैका की कंट्री है, जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने नवा अंतरराष्ट्रीय पुरुष T20 होना है, ध्यान रखना 9th T20 होगा, 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। इसके लिए मेजबानी कौन करेगा? अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए, मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा 1 से 29 जून तक, जून में होना है। वेस्ट इंडीज और USA इसकी मेजबानी करेगा। और खास बात तो यह है, इस बार 20 टीमें इसमें खेलेंगी, USA की भी टीम खेलेगी। खैर, नौवा ICC में 20 T20 टीमें भाग लेंगी, है ना, 20 T20। कनाडा, युगांडा और USA की टीम भी पहली बार T20 विश्व कप खेलेगी। रोमांचक आइटम होने वाला है, पूरी जून आपके लिए बेहतरीन से इंतजाम करवा दिया है इन्होंने। चलिए अगली खबर पे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहां है? माउंट एरेबस आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, और बेसिकली ये क्या है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी है ना। और ये चर्चा में क्यों रहा है? इसमें से एक गैस निकल रही है, बोले भाई साहब सोने जैसा आइटम है उस गैस में, देख लो अभी डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, है ना। ये रहा माउंट
ये रहा आपका माउंट एरेबस। ठीक है, तो माउंट एरेबस चर्चा में आपको पता होना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस बाहर निकाल रहा है। ओ भाई साहब, मुझे पहले पता चल जाती, मैं तो अपने यार दोस्तों को लेकर गुब्बारा से लेकर चला जाता, इसके मुंह पे ही लगा देता, बोले ले सारा सोना 80 ग्राम मेरे में भर दे सर। 4-6 दिन रहता, 2-4 किलो सोना इकट्ठा करता, अपने घर को वापस आ जाता। अरे मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। चलो खैर देखते हैं। तो 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोना जिसका 6000 अमेरिकी डॉलर मूल्य है। माउंट एरेबस के बारे में देख लीजिए, अंटार्कटिका के राजद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरेबस की ऊंचाई दी है लगभग कितनी है, 3794 मीटर, मतलब लगभग 4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए माउंट एरेबस एक विशेष विस्फोट शैली को प्रदर्शित करता है जिसे स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट क्या होता है, सीधे जोर से कोई चीज फटेगी और आकाश में जो है गैस और उसका पानी के गुहारे निकलेंगे। ठीक है, ये विस्फोट के माध्यम तीव्रता से होते हैं। जो स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट है तीव्रता से विस्फोट होता है, जिसमें गैस और राख का विस्फोट आसमान की ओर होता है, ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए तो माउंट एरेबस को ध्यान रखोगे। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्रू समुदाय। जैसे शैंपेन समुदाय हमने पिछली बार देखा था, पिछले हफ्ते में देखा था कि उसने वोट डाले, अंडमान निकोबार का था। ऐसे ही ब्रू जनजातियां आपको मिलती हैं नॉर्थ ईस्ट में, बेसिकली असम राज्य की हैं। इन्होंने भी फर्स्ट टाइम वोटिंग पार्टिसिपेशन किया है, तो इंपॉर्टेंट खबरों में बनी हुई है। त्रिपुरा की पहली बार, त्रिपुरा में, सॉरी मैं असम बोल गया हूं, असम में भी मिलती है, त्रिपुरा भी ठीक है। त्रिपुरा में पहली बार ब्रू समुदाय के लोकसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। यह समुदाय मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में मिलता है। इसे विशेष रूप से पीजीटीवी में रखा, पीवीटीजी में रखा जाता है, विशेष रूप से जनजाति है, कमजोर वर्ग। तो ये ठीक है, सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये देख लो, ये आंटियां हैं जो पहली बार अपने वोट का यूज कर रही हैं आजादी के 75 साल बाद। तो 2 जनजातियां हमने पढ़ ली, एक शैंपेन पढ़ी थी पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स में, और इस बार ब्रू जनजाति पढ़ ली। त्रिपुरा, असम, मेघालय इन सब में मिल रही है। ठीक है, पहली बार मतदाता बने हैं। ब्रू भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। यह समुदाय मिजोरम, त्रिपुरा, असम इन सब में मिल रही है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से भी जाना जाता है। समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। वर्तमान में इसकी कोई लिपि है नहीं। इसे विशेष रूप से कमजोर वर्ग में रखा गया है। अगली घटना देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया अलगार मंदिर। 2 बार अलगार मंदिर चर्चा में है। हमने पिछले से पिछले हफ्ते में भी पढ़ा था कि इसने नए कुछ आवाजाही के नियम बनाए हैं, इसलिए भी चर्चा में था अलगार मंदिर। लेकिन इस बार दूसरे कारण से चर्चा में है कहां आपका अलगार मंदिर आपका पड़ जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है क्या, इस बार की चर्चा में। ये देखो, ऐसी एक यात्रा निकलती है हाल ही में, वैगई नदी। तो वैगई नदी भी अब कहां पड़ेगी, तमिलनाडु में। कॉमन सेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में वैगई नदी से भगवान कल्ला लगड़ की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही चितराई उत्सव, तो चितराई उत्सव काफी चर्चा में रहता है। चितराई उत्सव संपन्न हुआ, कहां पे संबंधित है, अलागर मंदिर से, तमिलनाडु से। क्या है अलागर मंदिर के बारे में, यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में अलागार पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है, तो मदुरई में है। इसे अजगर कोविल के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है ना। यहां भगवान विष्णु की पूजा कल्ला लगड़ के नाम से भी होती है। इस मंदिर का उल्लेख तमिल महाकाव्य शिलप्पाक्कादियारम, जो तमिल संगम हुए हैं, पहले तमिल संगम का कुछ नहीं मिलता है, दूसरे तमिल संगम का हमें एक व्याकरण ग्रंथ मिलता है, कौन सा, तिरुवल्लर करके। ठीक है, तिरुकुलर है ना, तिरुकुलर। ठीक है, चलो वो नाम में मैं वो हो रहा हूं स्पेल्ड। ठीक है, तिरुकुरल उसका नाम है, अब सही हो गया देखो। और तीसरे वाले में मिलता है शिलप्पक्कादिकारम और मणि मैखलय, ऐसे कुछ ग्रंथ मिलते हैं, उनमें भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। मतलब ये मंदिर अलागर मंदिर काफी पुराना है, ये इस बात का प्रमाण है। चलिए अगली खबर देखते हैं। खबरों में रहा मराकेश समझौता किससे संबंधित है, मराकेश समझौता देखते हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप 1998 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन WTO की स्थापना हुई। बेसिक भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, इकोनॉमिक्स आपने ढंग से पढ़ी है, आपको पता है WTO 1994 में बनाया, ना कि 1998 में। गलत हो जाएगा अपने आप ये स्टेटमेंट। उरुग्वे दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद 1994 में
123 देशों ने मिलकर मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था। उससे पहले वैश्विक व्यापार को नियमन करने के लिए GATT गैट नामक संस्था जो है कार्यरत थी। तो यह सही हो जाएगा। यह डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। तो मराकेश समझौता किया, बोले मरो मत, व्यापार हम अब डब्ल्यूटीओ के माध्यम से करेंगे। कब? 1994। तो यह अपनी वर्षगांठ 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। 30 साल हो डब्ल्यूटीओ को। 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद 1994 में डब्ल्यूटीओ बना था। इस समझौते को से ही 1995 में अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ को जो है इसकी जगह ली ये जो गेट था ना, GATT, ठीक है। यह डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के बीच वो संबंध स्थापित करता है। डब्ल्यूटीओ 1995 में स्थापना हुई है। ध्यान रखना, 94 में मराकेश समझौता हो गया, डब्ल्यूटीओ 1995 में बना है। यह तमाम नियम लागू करता है। मुख्यालय इसका कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में भारत सहित कुल इसके कितने सदस्य देश हैं? 166 इसके मेंबर्स हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में टूवर्ड्स ए रीजनेबल ब्लू इकोनॉमी, मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? यह रिपोर्ट आपकी बनाई है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP ने जो है यह रिपोर्ट जारी की है। ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसमें कोई ऐसा IUCN जारी कर रहा है। एक मिनट माफ कीजिएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन द नेचर, IUCN इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है। ठीक है, टूवार्ड्स ए रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी, मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कौन जारी कर रहा है? IUCN जारी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिए, ब्लू इकोनॉमी, इसका अर्थ क्या है? यह अर्थव्यवस्थाओं, आजीविकाओं, महासागर, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए समुद्री संसाधनों का स्थायी उपयोग है। IUCN ने यह रिपोर्ट जारी की है। चलिए अगली खबर क्या है? हाल ही में किस देश ने संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया? कौन घोषित कर रहा है? ईरान अपराध घोषित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि यह धर्म सम्मत नहीं है, समलैंगिकता धर्म सम्मत नहीं है। चलिए ऑप्शन बी, एक मिनट, ईरान नहीं, इराक कर रहा है। इराक ने किया है, सॉरी माफ कीजिए, इराक ने किया है। 2 क्वेश्चन देखो, ऐसे भी कभी कभी मिसमैच हो जाती है चीजें, लेकिन खैर इसीलिए आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलता है कि मास्टर भी गलत हो सकता है। मुझे भी 100% चीजें थोड़ी ना याद रह सकती हैं। ईरान इराक में मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं। चलिए, तो हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया है। यह बिल्कुल ठीक है। और मेरी फैक्चुअल जो याद करने की क्षमता है ना, वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को ट्रिकों के माध्यम से आपको याद कराता रहता हूं। खुद भी ऐसे ही करता हूं। कॉन्सेप्चुअल समझ भगवान की कृपा से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको आसानी समझा लेता हूं। इराक में नया संशोधित संविधान वो आया है, कानून आया है, 10 से 15 साल की जेल है। इसने समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को खत्म किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को कायम रखना व इराकी समाज को नैतिक पतन से बचाना है। समलैंगिकता को यह अपराध मान रहे हैं। ठीक है, चलिए 130 से अधिक देशों में समलैंगिकता यौन कृत्य कानूनी है, जबकि 60 से अधिक देशों में समलैंगिकता यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया है। नेपाल समलैंगिक शादी को दर्ज करने वाला, नेपाल कह रहा है कि समलैंगिक शादी कोई दिक्कत नहीं है, वो दर्ज करने वाला पहला देश है नेपाल। अगली घटना देखते हैं। हाल ही में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। तो इस प्रकार के सम्मेलन आपको ध्यान रखना चाहिए, अलग सा सम्मेलन है, महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन। ठीक है, इसे भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के सम्मेलन कौन कर रहा है, किसकी मदद से कर रहा है, वो देखते रहना चाहिए आपको। ये है द क्रिटिकल मिनरल्स समिट। ठीक है, इनहेंसिंग बेनिफिटेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसका जो है डायलॉग था। खान मंत्रालय ने 30 अप्रैल को जो है ये किया है। 30 अप्रैल से नई दिल्ली में महत्वपूर्ण आयोजन कर रहा है, तो पहले ही चर्चा में हो जाता है, 30 से उसको शुरुआत होगी, है ना। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना है, तो ठीक है। मतलब केवल आपको इसमें से ये याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन कहां हुआ, नई दिल्ली में। किस किसने किया? खान मंत्रालय और दूसरी वाली संस्था। शिखर सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाएगा। हितधारकों को उद्योग जगत के नेता, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल रहे। अगली खबर देखते हैं। भारतीय
उद्योग परिसंघ CII ने स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, दिन प्रतिदिन स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए तमाम काम हो रहे हैं, ठीक है, तमाम काम हो रहे हैं। तो उसी क्रम में स्टार्टअप कल्चर को बढ़िया करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है उसने क्या किया, एक नया चार्टर लॉन्च किया है। यह चार्टर केवल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित संस्थाओं के लिए बनाया गया है कि उसी स्टार्टअप कल्चर को लाभ मिलेगा जो 2013 के तहत कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है। यह चार्टर स्टार्टअप को जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक बनाने में सहायता करेगा। यह भी ठीक है क्योंकि बेहतर गवर्नेंस की बात चल रही है, तो यह भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक स्टेटमेंट है। चलिए, CII जो है कब बना है, 125 ईयर इसके हो गए हैं सिंस 1895। भारतीय उद्योग परिसंघ ने स्टार्टअप के लिए एक कारपोरेट सरकारी चार्टर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि स्टार्टअप जो है शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए उनका वैल्यूएशन किया जाए। चार्टर को जो है मतलब वही बेसिकली बात है कि अच्छा माहौल बने, कारपोरेट गवर्नेंस बढ़िया हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि इस प्रकार का कोई चार्टर किसने जारी करा है, CII ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिजर्व बैंक ने किसी भारतीय कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए फेमा नियमों में संशोधन किए हैं। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करके है ना, 1998 में आया। तो ये ठीक है, किसी भारतीय कंपनी को रिजर्व बैंक ने थोड़ी नियमों में ढील दी है कि आप जो है पहले उसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में और तमाम 20 तरीके की बातें होती थी, तो उसमें थोड़ा सुविधापूर्ण किया है कि आप विदेशी एक्सचेंजों पर भी अपने स्टॉक को लिस्ट करा सकते हो। ये नए नियम कंपनियों को विदेशी मुद्रा के अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने में मदद करेंगे। ऑब्वियस है, जब वहां रजिस्टर हो जाएगी कोई कंपनी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में, तो विदेशी मुद्रा में ही तो उस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज खरीदे जाएंगे। लिहाजा क्या होगा, विदेशी मुद्रा को नियमन और नियंत्रण पर बेहतर पकड़ बनेगी। दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये है फेमा 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, ये नए नियम कंपनियों को विदेशी ढंग से अधिक प्रभावी उपयोग करने में मदद करेंगे। नियमों का पहला सेट गैर ऋण उपकरणों के, कोई दिक्कत नहीं है। नियमों का दूसरा सेट ये वो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU ने, है ना, अध्ययन में पाया है कि दुनिया के सबसे महंगा पासपोर्ट जापान में नहीं, ये अध्ययन में पाया गया है दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट जो है मैक्सिको का है। मैक्सिको का पासपोर्ट कह रहे हैं ये सबसे महंगा है, ना कि जापान का। वैधता के प्रतिवर्ष की लागत के मामले में भारत का पासपोर्ट सबसे सस्ता है। तो बोले जो भारतीय पासपोर्ट की लागत है ना, वो सबसे मिनिमम है, मतलब बहुत कम पैसे में 1 साल का पासपोर्ट आपका बन जाता है। भारत के लोग भारतीय पासपोर्ट के साथ केवल 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यह भी इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है। मतलब 2 और 3 सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर दी, ये आपका पासपोर्ट है। यह प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि पासपोर्ट पर क्या लिखा होता है। ध्यान रखना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, भारतीय गणराज्य लिखा होता है, ना कि भारतीय संघ। यह ऑप्शन में दिया था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर दी मार्केट AU ने अध्ययन में पाया है कि दुनिया में सबसे महंगे पासपोर्ट मैक्सिको में है। ठीक है, उसने विभिन्न देशों से पासपोर्ट प्राप्त करने की लागत, वैधता के प्रतिवर्ष की लागत, प्रभावशालीता के अध्ययन किया और इत्यादि इत्यादि चीजें बताई। UAE के बाद भारतीय पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट, वैधता के प्रतिवर्ष की लागत के मामले में भी दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता है, लेकिन प्रतिवर्ष लागत के मामले में भी भारतीय पासपोर्ट अभी भी सबसे सस्ता है, प्रतिवर्ष के मामले में सस्ता है। ठीक है, चलिए UAE नंबर 1 के साथ अधिग्रहण और लागत वीजा मुक्त पहुंच के साथ देशों की संख्या में सबसे सस्ता है। भारत के लोग 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगली घटना देखते हैं। हाल ही में किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने के रूप में मंजूरी मिल गई है? यह बेसिकली अडानी ग्रुप को मिली है। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? बड़े कंटेनरों में से छोटे कंटेनरों को लोड करना या छोटे कंटेनरों से मिलाकर बड़ा कंटेनर बनाना। तो इस तरीके की अनुमति मिल गई है किसको? बिंजिगम एयरपोर्ट, बिंजिगम पोर्ट को। ठीक है, बिंजिगम पोर्ट कहां है? देखो चर्चा में रहेगा, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी सवाल पूछा जा सकता है। बिंजिगम पोर्ट आपका पड़ता है केरल में, केरल में भी दक्षिणी केरल में। ये रहा बिंजिगम पोर्ट आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखोगे। बिंजिगम पोर्ट अरब सागर की तरफ केरल के दक्षिणी भाग में। हाल ही में केरल में अदानी समूह ने बिंजिगम पोर्ट को भारत के पहले, अब देखो भारत का पहला भी है, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए
लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। केरल में अडानी का बिंजिंगम पोर्ट भारत का पहला ट्रांसपोर्ट जो है संचालित होगा, है ना। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्यों? जहां कार्गो को एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है ना। ये इसीलिए ट्रांसशिपमेंट। दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह सिंगापुर, शंघाई, शेंजन, बुसान, हांगकांग है। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में इधर उधर ही चलता है, अब अपने यहां चलेगा। चलिए स्टेट ऑफ, अगली खबर, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट ऑफ द स्टेटस होगा ये, स्टेटस ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है। यह रिपोर्ट WMO द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। चलिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.15 डिग्री ज्यादा बढ़ गए। तीनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जो है इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है। स्टेटस नहीं है, स्टेट ही है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रमुख जलवायु संकेतकों, ग्रीन हाउस गैस, तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि, महासागरीय तापमान, अम्लीकरण, समुद्री बर्फ एवं हिमनद इत्यादि पर केंद्रित है। यह जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है, ठीक है। चलिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO क्या है? WMO 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य देश है। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। चलिए अगली खबर देखते हैं, इंपॉर्टेंट खबर। केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने पर बात कर रही है। अभी तक जो सेंट्रल और स्टेट कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो उनका वेतन मिलता है, वो 7वें वेतन आयोग से मिलता है। वेतन आयोग हर 10 साल बाद गठित किया जाता है। तो 2016 में 7वां वेतन आयोग लगा है, तो 2026 में संभवतया 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। तो सरकार उन पर विचार कर रही है। क्या विचार कर रहा है, क्या विचार चल रहा है? वेतन आयोग का गठन वित्त मंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जो है उसका गठन करता है। तो ये गलत हो जाएगा। 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना बाध्यकारी है, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। केवल 2 सही हो जाएगा, ओनली 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। हाल ही में DOPT के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ऑन पेंशन ग्रीवेंस एंड पेंशन ने आगे की कार्रवाई के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन के संबंध में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ को एक पत्र विभाग को भेजा है। तो अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वेतन आयोग का गठन कौन कर रहा है, क्या उसकी सिफारिशें बाध्यकारी है नहीं है। मतलब बड़े लेवल के सवाल हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठन किया जाता है और इस पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। वेतन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सरकार के लिए सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। यही 3 फैक्ट आपके याद करने योग्य हैं। इरीडा पे आ जाते हैं। अगला सवाल, इरीडा चर्चा में बनी हुई है, क्यों? देख लेते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में इरीडा को सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरीडा जो बेसिकली है वो नवीकरणीय ऊर्जा और इत्यादि इत्यादि पे काम करती है। 1977 अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी स्थापना हुई है और इसको अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। नवरत्न कंपनी का दर्जा देने का मतलब ये है कि उसको फंड और ज्यादा मिलने लगेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो मतलब जो है उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अपने बोर्ड के अप्रूवल से ही करवा सकती है। इस ये तरीके की चीज है। तो इरीडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इरीडा के पास अब सरकार की पूर्वानुमति से पूर्व बिना 1000 करोड़ तक के निवेश करने का अधिकार होगा। ये बात बिल्कुल सही है। यही एक मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1000 करोड़ तक का निवेश बिना किसी पूर्वानुमति के कर सकती है। इरीडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, NBFC के रूप में रजिस्टर्ड है। तीनों फैक्ट सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल हाल ही में इरीडा को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इरीडा के पास इतने का वो होगा, गैर बैंकिंग वो है। 1977 नहीं 1987 में स्थापित है ना। मैं 77 बोल गया था। इसके पास 75% स्वामित्व इसका किसका है? सरकार का है। भारत में अब कितने नवरत्न हो गए हैं? टोटल 17 नवरत्न हो गए हैं। ये डेटा चेंज होता रहता है। इसको आप जब भी पेपर देने जा रहे हो तो एक बार करंट अफेयर्स के दृष्टि से देख लें। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं।
हाल ही के समाचारों में देखा गया बायोमार्कर बेसिकली क्या है? बायोमार्कर क्या है? बायोमार्कर किसी भी रोग की डीप तक जाकर उसकी पहचान करता है और उसको सही करने का प्रयास करता है। तो क्या है? रक्त में पाए जाने वाला वायरस है? नहीं। एक प्रकार का 3D मार्कर है? नहीं। इसका उपयोग प्रत्यारोपित अंग के इलाज के लिए किया जाता है। बायोमार्कर किसी रोग की स्थिति को गंभीरता या उसकी उपस्थिति मापने का एक संकेतक है। ऑप्शन नंबर डी, ये है बायोमार्कर। कैसे काम कर रहा है? पेशेंट आएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा, मॉलिक्यूलर एनालिसिस की जाएगी, फिर डेटा एनालिसिस की जाएगी, फिर बायोमार्कर उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन उस चीज को दी जाएगी कि आपको यह दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो एक नया टर्म है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि भारत की पहली है हरित हाइड्रोजन और पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर हम जिन प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं उनको पहले छोटे स्तर पर देखा जाता है कि उनका क्या बेहतर हो सकता है, उनसे क्या अच्छा हो सकता है। चलिए, तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, निम्नलिखित विचार कीजिए। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्घाटन सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया है। मान लो मुझे नहीं पता हो, लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा कि सतलुज जल विद्युत निगम, अच्छा मतलब सतलुज नदी के आसपास होगी, मतलब हिमाचल में है तो सतलुज भी हिमाचल से तो जाती है, तो मतलब ठीक हो सकता है। कॉमन सेंस लगाया मैंने, ठीक किया। ठीक है, चलिए, एक और दो अगर मैंने ठीक किए तो हमारे ये दोनों तो ऑप्शन अपने आप कट गए। चलिए, यह पायलट प्रोजेक्ट प्रतिदिन 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उपस्थित वो कराएगा, ये भी ठीक है। डी, ऑल सही हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी। यह है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय। कहां शुरू की गई है? एचपी, हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल के झांकड़ी में, ठीक है, स्थान भी याद करोगे, हिमाचल के झांकड़ी में नापथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के पास शुरू किया गया है। सतलुज निगम लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया है। 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगी। हरित हाइड्रोजन का उपयोग 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के अलावा विभिन्न माध्यमों में किया जाएगा। तो याद रखोगे, पायलट प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज निगम लिमिटेड जो है इसको शुरू कर रही है। हाल ही में समाचारों में देखी गई रैम्पेज मिसाइल क्या है? रैम्पेज मिसाइल बेसिकली इजराइल द्वारा यूज की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिसाइल 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मौजूद टारगेटों को भेदने में सक्षम है। तो रैम्पेज मिसाइल की एरिया आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। 250 किलोमीटर बिल्कुल ठीक है, या 250, ठीक है। अरे भाई, मैं देसी सरकारी स्कूल का बालक हूं, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ा हुआ बालक हूं, तो मैं 150 ही पढ़ता हूं, मैं 250 ही पढ़ता हूं, माफ कीजिए 250 आपकी भाषा में। चलिए, रैम्पेज मिसाइल को इजराइल ने विकसित किया है, बिल्कुल ठीक है। रैम्पेज मिसाइल लंबी दूरी से हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भी याद रखना, सुपरसोनिक है, ठीक है। एक होती है सबसोनिक, मतलब जो उसकी गति से चले, ध्वनि गति चले। एक होती है हाइपरसोनिक, जो और तेज गति से चले। एक होती है सबसोनिक, तो वो सुपरसोनिक, तो ये सुपरसोनिक है, ठीक है। और हवा से जमीन में मार करने वाली है, ऊपर से जमीन पे छोड़ेंगे इस तरीके से। चलिए, तो ये तीनों फैक्ट सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये देख लो, नीचे छूट रही है, हवा से जमीन में। इजराइल में हाल ही ने ईरानी सैन्य अड्डे पर जो हमला किया था ना, जिसके बाद ईरान ने इसको कूट दिया, बोले सुसरे तू हमारे सैन्य अड्डे पे हमला करेगा? अच्छा, इतना बड़ा हो गया तू, हमारे सैन्य अड्डे पे हमला करेगा? अभी रुक जा, अभी तेरे ऊपर पटाखे फोड़ता हूं। भाई साहब दूनू दूनू करके फोड़ दिए पटाखे। चलो, यह लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है ना। इस संचार और तमाम चीजें हैं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है। वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इसकी पहचान करना, अवरोधन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत तेज है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती चर्चा में रहा है ना। भारत का ऑपरेशन है, इसलिए ध्यान रखना। भारत ने हैती एक देश है जो आपका उत्तरी अमेरिका ये आके पड़ता है, और दक्षिणी अमेरिका में जो पनामा वाली नहर वाला एरिया है ना, जहां से जुड़े हुए हैं, वहां पे एक पड़ता है, मतलब बेसिकली कैरिबियन देश है, कैरिबियन सागर में पड़ता है हैती, ठीक है। फंसे नागरिकों की सुरक्षा से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक है। हैती प्रशांत महासागर में नहीं, कैरिबियन महासागर में स्थित देश है, ये गलत हो जाएगा। हैती की सीमा पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य से लगती है, तो यहां 2-3 तो हैं, और इधर की तरफ से जुड़ा हुआ भी है, तो पूर्व में लगती होगी, ये सही है। मतलब दूसरा गलत कर लो, पहले ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अपने आप मिल गया आपको 1 और 3। दूसरा कंफर्म पता है तो 1 और 3 अपने आप मिल गए। चलिए, ऑप्शन सी, ऑपरेशन इंद्रावती, लॉन्च टू रेस्क्यू इंडियंस इन हैती, ठीक है। और ये रहा आपका हैती, जहां जूम करके दिखा देता हूं हल्का सा।
ये देख लो, जहां उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मिल रहे हैं, ये हैती है और ये इसके पड़ोस वाला पूर्व में डोमिनिका गणराज्य है। ठीक है, चलिए तो ये डिटेल दिया आपको। हैती में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, कैरिबियन में स्थित देश है और डोमिनिका से सीमा साझा करता है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। यह पृथ्वी के उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, इस तरीके से। चलिए, इंद्रधनुष पर्यटन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नेपाल ने शुरू किया है इंद्रधनुष अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये ठीक है, नेपाल ने। इसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक, मतलब जो सेक्सुअल अल्पसंख्यक हैं, उन समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य मेरी भी समझ में नहीं आया, पता नहीं, लेकिन मुझे लगा एक स्पेशल सा है, क्योंकि इंद्रधनुष पर्यटन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये है इसका, ये प्रॉपर इसका दिया है कि जो वो है। पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में नेपाल में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। यह आयोजन पर्यटन उद्योग के भीतर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, मतलब वही है। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है। आपदा रोधी अवसंरचना मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे आपदा आने पर न्यूनतम नुकसान हो। 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। अब देखो, ऐसे ऐसे डायलॉग प्रधानमंत्री ला रहे हैं ना, अपने आप विश्व उन पे चर्चा करेगा। ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 6ठे सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, शुरुआत 2019 में की गई। इसको देख लेते हैं शुरुआत कब की गई इसकी। चलिए तो इसको डिटेलिंग में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है इसमें, तो शुरुआत भी 2019 में की गई है, तभी छठा होगा। उन्हें देखो, कॉमन सेंस से भी ऐसे सवाल सही होते हैं, मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। 19 में की गई तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 छठा अपने आप हो जाएगा, है ना। मतलब अगर 1 और 3 एक साथ होने चाहिए, तो 1 और 3 इसमें एक साथ है, इसमें है, उसमें नहीं है, तो ये अपने आप गलत हो गया। ऐसे भी गलत होंगे। वर्तमान में इतने देशों का एक वैश्विक गठबंधन है, 39 देश है ना। ये मोदी जी हैं आपके ICDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसेलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए ये बेसिकली है, कब हुआ है, 24 से 25 अप्रैल को हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 6ठे सम्मेलन को संबोधित किया, दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य ऐसे लचीले बुनियादी ढांचे या अवसंरचना का विकास करना है जो आपदा और जलवायु परिवर्तन के सामना कर सके, उनके अनुकूल हो। इस सम्मेलन का विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2019 में हुई। वर्तमान में 39 देश हैं और 7 संगठन हैं इसमें। अगली खबर देखते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है ना, फूड क्राइसिस पे ग्लोबल रिपोर्ट आ रही है के संदर्भ में। इसको खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। GFREC रिपोर्टिंग के अनुसार पिछले 8 वर्षों में गाजा पट्टी सबसे गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाला देश बन गया है। ये तो ठीक है, ये भी सही होगा। खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क और फूड क्राइसिस रिपोर्ट है। कॉमन सेंस से मैंने इसे सही किया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखो, आपको नहीं भी पता हो कौन जारी कर रहा है, लेकिन देखो फूड क्राइसिस है और आपने कॉमन सेंस लगाया, अच्छा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है, ठीक ही होगा। और गाजा पट्टी की तो चर्चा है ही है कि वहां पर इतने हमले हो रहे हैं जिस वजह से वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया है। 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जॉइंट एनालिसिस फॉर बेटर डिसीजंस इसका जो है नाम है। चलिए, हाल ही में खाद्य संकट पर रिपोर्ट जारी की गई, जिसको FSIN ने जारी किया है। तो रिपोर्ट और जारीकर्ता आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र और सर्वसम्मति आधारित साक्ष्य विश्लेषण प्रदान करके मानवीय और विकासात्मक कार्रवाई की जानकारी देना। खाद्य संकट क्या है कि जो है खाना आना नहीं मिलता है, और इस तरीके से इसने बताया कि पिछले 8 सालों में गाजा पट्टी की जो है हालत सबसे बुरी है। चलिए, विक्रम 1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भारत अब जो है सरकारी जो इसरो बनाती है, बेसिकली जो भी उपग्रह हैं, उसके साथ साथ अब प्राइवेट उपग्रह भी भारत में बनने शुरू हो गए हैं, है ना। तो विक्रम 1 3 चरणों वाला एक सॉलिड इंजन आधारित ईंधन रॉकेट है। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम 1 काफी चर्चा में है, 3 चरणों वाला। ये किसी भी उसके लिए चरण आपको होने चाहिए और किस तरीके का ईंधन यूज कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 चरणों वाला सॉलिड ईंधन इसमें यूज हो रहा है। हाल ही में स्काई रूट कंपनी है जिसने विक्रम S बनाया है। बेसिकली एरो
एरोस्पेस ने अपने रॉकेट विक्रम एस के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है, ये भी ठीक है। विक्रम एस रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद विक्रम वन स्काई रूट का दूसरा रॉकेट है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? विक्रम एस था, और विक्रम वन अब दूसरा रॉकेट इसने लॉन्च किया है। किसने? स्काई रूट एरोस्पेस। देखो 3 फैक्ट यहां से याद करो। स्काई रूट एरोस्पेस है, पहला रॉकेट उसका विक्रम एस था, विक्रम साराभाई के नाम पर, दूसरा रॉकेट विक्रम वन है और उसका भी सफल परीक्षण कर लिया है। तीनों इसमें फैक्ट सही हो जाएंगे, ऑल वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, ये है आपका विक्रम वन, ठीक है। चलिए, हाल ही में स्काई रूट ने विक्रम वन का अंतरिक्ष प्रक्षेपण चरण 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 चरणों वाला ठोस इंजन आधारित रॉकेट है। यही आपको फैक्ट परीक्षा में फंसाएगा। यूपीएससी में तो थोक के भाव ऐसे फैक्ट आते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, फिर स्काई रूट एरोस्पेस अपना दूसरा वो परीक्षण किया है, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष प्रबंधन परीक्षण स्थल से ही किया है। चलिए, विक्रम एस 2 चरण वाला, चरण 2 को कलाम 250 कहा जाता है, ठीक है। विक्रम एस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण के बाद दूसरा इसका रॉकेट है। तो 2 रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने जारी कर दिए, विक्रम एस और विक्रम वन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5-6 घटनाएं और हैं, क्योंकि साप्ताहिक चालीसा है। 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं। कितनी बढ़िया सी क्लास है, हफ्ते में 1 घंटे आओ, 40 महत्वपूर्ण, मतलब सवालों का लेवल देख के ना आपको खुद, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो खुद लगता होगा कि यार मास्टर मेहनत तो कर रहा है, लेवल तो बढ़िया है सवालों का। खैर, तो आप लोग को भी फिर से कह रहा हूं कि अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर किया करो, ताकि और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं वो सब चीजें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। हिमानी झील वास्तव में एक जल निकाय होता है। हिमानी झील हाल फिलहाल में चर्चा में थी, गल रही है इसलिए, ठीक है। इनका निर्माण हिमनदों के पिघलने से संचित जल से होता है, ठीक है। भाई, हिमनद क्या है? हिमनद बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे तो उनके आसपास झील बन जाती है, जिनको हिमानी झील बोला जाता है। हिमानी झील हिमालयी क्षेत्र की नदियों के लिए ताजी जल का भी स्रोत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। हाल ही में इसरो रिपोर्ट जारी कर रहा है। इसरो ने एक दीर्घकालिक उपग्रह इमेजनरी की मदद से 1984 से 2023 के मध्य भारतीय हिमालयी नदी बेसिनों के जल ग्रहण क्षेत्रों की निगरानी की है। इसके अनुसार कई हिमानी हिमनदीय झीलें काफी बड़ी हो गई हैं, जिससे इनके टूटने का खतरा बना हुआ है। बड़ी हो गई है मतलब ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, टूटने का खतरा बना हुआ है मतलब इनसे फिर जल की मात्रा ज्यादा रिलीज होगी नदियों में और बाढ़ इत्यादि आने की संभावना है। गौरतलब है कि कई बड़े हिमनदों के मौजूद होने और बर्फ से ढके होने के कारण हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। चलिए, इसरो की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? हिमानी झील वास्तव में एक जल निकाय होती है, इनका निर्माण हिमनदों के पिघलने के संचित जल से होता है, तो हमने देख ही लिया। 2431 हिमानी झीलों में से 676 हिमानी झीलें 1984 के बाद से बड़ी हो गई हैं, है ना, मतलब इतनी बड़ी हो गई हैं। चलिए, हिमानी झीलें हिमालय की क्षेत्रों की नदियों के लिए ताजे जल का स्रोत हैं बेसिकली, है ना। ताजे जल का स्रोत क्यों है? क्योंकि ग्लेशियर्स वाला जल हम जो है सकारात्मक जल उसको मानते हैं, पॉजिटिव मृदु जल मानते हैं, और वो नदियों का जल स्रोत होता है। अगली घटना देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम क्या थी? एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया फॉर ए मोर एक्टिवेटेड क्या है, एबिटेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो यही इसकी थीम है। पहली वाली देख लीजिए, वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस होता है। ये देख रहे हो मच्छर कैसे खून चूस रहा है बेसिकली, ठीक है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये हमेशा ही दिवस वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं, दिवस की थीम वगैरह भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, तो मलेरिया की रोकथाम की आवश्यकता है। विश्व मलेरिया दिवस का विषय था अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। यह हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया है। अफ्रीकी सरकारें 2001 से अफ्रीका मलेरिया दिवस अलग से मना रही हैं। 2007 में WHO ने विश्व मलेरिया दिवस को अपनाया था, 2007 से ये मन रहा है। अगला देखते हैं। भारत में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जितनी भी सेना से संबंधित सामग्री है वो कौन बनाएगा? वो बनाता है DRDO आपका, ठीक है। DRDO ने ही सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बना ली है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट भारी होती है और सेना के सैन्य कर्मियों के ऊपर पहले ही साथ में इतना भारी चीजों को लेकर चलने का दबाव होता है, उससे ज्यादा जो है उनके लिए कैपेबल नहीं है। तो एक हल्का बना लिया। भारत में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बात बिल्कुल ठीक है। हाल ही
में इस बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया है। यह भी फैक्ट बिल्कुल सही है, आपको दोनों फैक्ट याद होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही है। ये देख लो, डीआरडीओ क्रिएट्स लाइटेस्ट हाई थ्रेट जैकेट, है ना, सबसे हल्का जो है इन्होंने बना लिया है। हाल ही में बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ टर्मिनल में किया गया, है ना। भारत की सबसे हल्की जो है डीआरडीओ ने बनाई है। यह जैकेट गोला बारूद के उच्चतम खतरे के स्तर के भी 6 के खिलाफ भी स्तर से 6 तक सुरक्षा प्रदान करती है। इनके स्तर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह जैकेट नई डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में नवीन सामग्री के साथ साथ नई प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। इस जैकेट का फ्रंट हाई आर्मर पैनल HHP को कई हिट्स को मात देता है, मतलब कई बार कोई ठाए ठाए करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.5% है, ठीक है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। इसको याद रख लेना, ध्यान रख लेना, यह डेटा कई जगह काम में आएगा। और इसी से मैच करता जुड़ता एक और डेटा है कि वैश्विक स्थल में और भारत के स्थल का जो हिस्सा है वो भी 2.4% है, तो मैच करता हुआ है। लाल सागर संकट, लाल सागर में तमाम बवाल चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और घरेलू प्रतिबंधों के कारण निर्यात में गिरावट आई है, यह बात भी सही है, दोनों सही है। तो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई होगी, वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का कृषि निर्यात 9% घटकर कृषि निर्यात भी घट गया है। सरकार ने 20 वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। बढ़ाने के लिए ये सब रीजन है। सरकार केले, आम, अमरूद, बेबी कॉर्न सहित 20 वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इन वस्तुओं में ये चीजें हैं। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.5% है। एज ए फैक्ट इसको याद कर लेना, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हिट होगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। सरकार चाह रही है कि हम इसको 4 से 5% तक ले जाएं, मतलब निर्यात बढ़ाएं। निर्यात बढ़ाएंगे तो क्या होगा? भारतीय करेंसी मजबूत होगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और भारत के माल की डिमांड भी बढ़ेगी, इनोवेशन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा, बहुत सारी चीजें इससे हैं। नाबार्ड के क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय, कब होता है? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, है ना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपना जलवायु रणनीति दस्तावेज पेश किया है, नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड देखो जलवायु दस्तावेज पेश कर रहा है, बड़ी बात है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करना है। ग्रीन जो है इकोनॉमी कैसे बनेगी, ग्रीन तरीके से हम कैसे वित्त पोषण करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, इसके तहत बात की गई है। तो इसमें भी दोनों सही हो जाएंगे। तो रिपोर्ट देखो, क्योंकि अलग सा नाबार्ड जारी कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक उसका नाम है, क्लाइमेट स्ट्रेटेजी रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। आपस में 2030 तक का ये दस्तावेज है, ये जारी किया है, कैसे हम ग्रीन वित्त पोषण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है नाबार्ड क्लाइमेट वो करके है, नाबार्ड ने अपनी जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज जारी किया है, नाबार्ड दस्तावेज जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करना है। नाबार्ड के अनुसार भारत 2030 तक $2.5 ट्रिलियन से अधिक के कुल संचयी राशि पर तक पहुंच जाने के लिए सालाना $170 बिलियन की आवश्यकता है। नाबार्ड जलवायु नीति 4 प्रमुख इन पर आधारित है। सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, मतलब जो भी ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड काम हो रहा है उसको जो है ज्यादा ऋण देंगे। व्यापक बाजार निर्माण की भूमिकाएं, आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। चलिए अगली घटना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? WMO वही विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन, भारत 2023 में अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ना। WMO के अनुसार 2023 में मौसम, जलवायु और पानी संबंधित खतरों के कारण एशिया दुनिया का सबसे अधिक आपदा प्रभावित देश रहा है। इसके भी दोनों सही है, इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट थी हमने पीछे भी देखी थी, ठीक है। चलिए, तो बाकी एशिया में जलवायु स्थिति, ये अलग रिपोर्ट है बेसिकली, लेकिन मतलब वही है। तो 2023 याद रख लेना, किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से आपसे हिट कर सकता है। सबसे गर्म वर्ष WMO ने उसको 2023 को माना है। चलिए, ये सब हो गए। हीट वेव ने भारत की गेहूं की फसल कम कर दी, ऑब्वियस है, हीट वेव आएगी तो गेहूं की फसल तो कम कर ही देगी, है ना। 2023 में एशिया का वार्षिक औसत सतह के निकट तापमान रिकॉर्ड दूसरा सबसे ज्यादा था। आज के 40 का अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग कर लें ताकि हमारा पूरा हो जाए। निम्नलिखित में से किस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ये बेसिकली अभी हुई है कजाकिस्तान में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस
उसमें हिस्सा लेने गए थे। ये देख लो आप, ये आपको एक इमेज दी है। कजाकिस्तान में एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के समर्थन में किया गया। तो इसका थीम लाइन भी आपसे, टैग लाइन भी आपसे पूछा जा सकता है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 26 अप्रैल को हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। रक्षा सचिव ने बैठक में एससीओ की सुरक्षा, स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रक्षा मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। तो यहां आपके इस साप्ताहिक चालीसा का अंत होता है, क्लास समाप्त होती है। कक्षा आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा। आप मुझसे और क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, लिहाजा आपसे मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। प्रश्नों का स्तर आप देख ही पा रहे हैं किस लेवल के प्रश्न हैं, तो निसंदेह रूप से आपको इस कक्षा का विभिन्न परीक्षाओं में फायदा मिलेगा। महीने में 160-70 घटनाएं हम लोग कर लेंगे टोटल, जो भी इंपॉर्टेंट होंगी। इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, साझा जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी एक अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।